जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए 4 PM में आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा देश के अंदर प्रचलित था कि शरद पवार असली राजनीति के गुरु हैं, चाणक्य से तुलना करना मैं उचित नहीं समझता। चाणक्य तो चाणक्य थे, उनसे न तो गुजराती अमित शाह जी की तुलना की जा सकती है, ना मराठी शरद पवार जी की तुलना की जाए। चाणक्य वो तो ऐसा अपमान का बदला उन्होंने मगध वंश से लिया था कि पूरा का पूरा मगध वंश जिसकी तूती बोलती थी उसका नाश कर दिया था। तो चाणक्य की बात तो नहीं करते, लेकिन हाँ ये बात सिद्ध हो रही है कि शरद पवार वो व्यक्ति हैं जिनको प्रणाम करने की इच्छा होती है। ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र उन्होंने चले हैं जिससे लगता है कि ही इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिशियन। देखिए, पहला, चुनाव आयोग सब वो करने का प्रयास कर रहा था जो अभी तक उसने सारे प्रदेशों में और लोकसभा के चुनाव में किया था और सफल भी होता जा रहा था। जैसे झारखंड के अंदर जो डीजीपी थे, जो मानी बात है कि हेमंत सोरेन ने अपॉइंट किए थे, क्योंकि वो सरकार हेमंत सोरेन की थी, कांग्रेस और जेएमएम की थी। और महाराष्ट्र के अंदर महायुति की सरकार थी, एकनाथ शिंदे की क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वहां पे एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को एक्सटेंशन देके रश्मि शुक्ला को डीजीपी बनाया गया था और उसका मकसद मात्र एक था कि वो किसी प्रकार से महायुति को चुनाव जिताने में मदद करे, और वो कर रही थी। बार बार हम लोग चर्चा में भी कहते थे कि भाई ये किस प्रकार की निष्पक्षता है कि जब भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर कहती है कि डीजीपी को हटा दिया जाए तो चुनाव आयोग हटा देता है, और महाराष्ट्र के अंदर जब कहते हैं कि रश्मि शुक्ला को हटा दिया जाए जो एक्सटेंशन में अधिकारी हैं तो उनको नहीं हटाया जाता क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है। लेकिन अब देखिए शरद पवार का खेल, उनकी ताकत, जिसका अंदाजा चुनाव आयोग को शायद अब हो गया है कि महाराष्ट्र इज नॉट छत्तीसगढ़, इट इज नॉट हरियाणा, इट इज नॉट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र महाराष्ट्र है। अब आज की खबर है, अभी अभी की खबर है कि रश्मि शुक्ला को चुनाव आयोग ने महाविकास अघाड़ी के आवेदन पर पद से हटा दिया, उनका ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। और यह भी उसमें कहा है, साथ साथ उन्होंने कहा है कि जितने भी अधिकारी चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए हैं वो निष्पक्ष रहें, कोई पक्षपात ना करें। इसका माने उन्होंने महसूस कर लिया कि रश्मि शुक्ला पक्षपात कर रही थी और पहले ही अगर हटा देते तो इधर बीच में जो सारी गड़बड़ सड़बड़ उन्होंने की होगी वो शायद ना होती। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब रश्मि शुक्ला तो कम से कम डीजीपी नहीं होंगी और मुंबई के अंदर हेर फेर करने का प्रयास नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मुंबई इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस वेयर लड़ाई जो है वो उद्धव ठाकरे के अस्तित्व की है। क्योंकि आप जानते हैं अगर महाराष्ट्र को रीजन्स में आप बांटें तो जो मराठवाड़ा का इलाका है और जो विदर्भ का इलाका है वो स्ट्रांग होल्ड है कांग्रेस का। वहां लड़ाई है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की मुख्य तौर पर। अगर ठाणे की बात की जाए तो वहां पे एकनाथ शिंदे स्ट्रांग है, वो उनका अपना पुराना इलाका है। आनंद देखिए जो उनके गुरु हुआ करते थे उनके भतीजे उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन है एकनाथ शिंदे का स्ट्रांग होल्ड ठाणे। कोंकण इलाका जो है वो भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे का स्ट्रांग होल्ड है। अब असली लड़ाई होनी है कहां? मुंबई के अंदर, जहां पे लड़ाई जो है वो है उद्धव ठाकरे के बीच में और बीजेपी के बीच में। मुख्य तौर पर कांग्रेस तो नाना पटोले क्योंकि विदर्भ के हैं और सुशील कुमार शिंदे भी वहीं के हैं, और दलित और कुनबी समाज वहां बहुत महत्वपूर्ण समाज है, तो वहां पे तो कांग्रेस ने बट लेगी बीजेपी से, और थोड़ी एज रहेगी कोंकण इलाके में और ठाणे इलाके में एकनाथ शिंदे की महायुति की। असली लड़ाई है मुंबई के अंदर। तो पहली लड़ाई तो जीत लिया महाविकास अघाड़ी ने, जहां रश्मि शुक्ला जी का ट्रांसफर चुनाव आयोग ने किया। दबाव में किया या बिना दबाव के किया है तो राजीव अग्रवाल साहब बता सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रांसफर हो गया। तो एक तो शरद पवार ने वो करके दिखा दिया जो बाकी प्रदेश में
कांग्रेस नहीं कर पाई और विपक्षी दल नहीं कर पाए। तो पहला तो ब्रह्मास्त्र शरद पवार ने ये चल दिया। अब आप दूसरा देखें, एक बहुत बड़ा फैक्टर उभर के आया था पिछले दिनों में, वो था जरांगे पाटिल का। आप जानते हैं कि जो वहां का पूरा महाराष्ट्र की जातीय स्थिति है, वहां पे 30% के करीब मराठे हैं और मराठा बड़ी स्ट्रांग है क्योंकि लैंड होल्डिंग कम्युनिटी है। जैसे पाटीदारों का गुजरात के अंदर आधिपत्य है, लिंगायत का कर्नाटका के अंदर है, वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर मराठों का है। तो मराठा 30% हैं, ओबीसीज भी करीब 25% है, लेकिन उनमें कुनबियों की संख्या बहुत ज्यादा है। कुनबी बैकवर्ड कम्युनिटी है और जिसके जो आपके नाना पटोले हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वो कुनबी हैं और विदर्भ से आते हैं, तो उनका वो स्ट्रांग होल्ड है। अच्छा, ये भी बुद्धिमानी की वहां विकास अघाड़ी ने कि जो विदर्भ का एरिया है, मराठवाड़ा का एरिया जहां कांग्रेस स्ट्रांग है, वहां बहुत ज्यादा सीटें लड़ रही है। मराठवाड़ा का इलाका जो शरद पवार का स्ट्रांग होल्ड है, वहां शरद पवार ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं। और मुंबई का इलाका जो उद्धव ठाकरे का ज्यादा इलाका है, उसमें उद्धव ठाकरे ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं। तो जरांगे पाटिल एक बहुत बड़े मराठा नेता के रूप में उभर के सामने आए। उन्होंने मराठा आरक्षण के लिए एक आंदोलन चलाया और बड़ा भीषण आंदोलन चलाया। लाखों मराठा सड़क पे आ गए और एक गरीब परिवार, एक छोटी सी कास्ट का परिवार, जरांगे पाटिल एक बहुत बड़ा मराठा नेता बनकर उभरा। अच्छा, जितने भी साक्षात्कार हुए जरांगे पाटिल के, उन्होंने एकनाथ शिंदे के प्रति कोई कटुता नहीं दिखाई। बाकी किसी के प्रति उन्होंने कटुता नहीं दिखाई। उन्होंने कटुता अगर दिखाई खुलेआम, तो उन्होंने दिलाई देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई जो है वो देवेंद्र फडणवीस से है। और मानी बात है कि देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है महाराष्ट्र के अंदर, और सबसे ज्यादा सीटें अगर महायुति में कोई लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, चाहे वो मराठवाड़ा हो, चाहे वो विदर्भ हो, चाहे वो मुंबई हो। क्योंकि अब 185 सीटों में लड़ेगी, 288 में तो भारतीय जनता पार्टी साथ होगी। अच्छा, जरांगे पाटिल ने यह भी निर्णय ले लिया है कि मैं, पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। आश्चर्य हुआ था, विश्लेषण हम लोग कर रहे थे, सोच रहे थे कि जरांगे पाटिल को ये क्या हुआ, इलेक्शन लड़ेंगे तो इससे तो महाविकास अघाड़ी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मराठा वोट वो काटेंगे। और आज की तारीख में अगर शरद पवार के साथ कोई वोट है तो वो मराठा वोट है। मतलब मराठा वोट जो है तो सारे ही मराठा, एकनाथ शिंदे भी मराठा हैं, अजीत पवार भी मराठा हैं और शरद पवार भी मराठा हैं, लेकिन सबसे बड़े नेता जो है वो शरद पवार है और एकनाथ शिंदे, उनके बीच में मराठा वोटों का संघर्ष है। और अगर जरांगे पाटिल जैसा नेता भी अपने कैंडिडेट खड़ा कर देगा तो वो डिवाइड हो जाएंगे और सवर्ण वोट के आधार पर बीजेपी जीत जाएगी। और जरांगे पाटिल ने ये 3 तारीख को निर्णय भी ले लिया, अपने 15 लोगों से नॉमिनेशन भी फाइल करा दिया। ये भी उन्होंने कह दिया कि साहब वो 15 लोगों ने कैंडिडेचर फाइल कर दिया और टोटल करीब 25 लोग चुनाव लड़ेंगे। बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई महाराष्ट्र के अंदर कि अब चुनाव में क्या होगा। लेकिन 4 तारीख की सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हमारा कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा, सारे कैंडिडेट अपने नाम वापस ले लेंगे। अच्छा, एक और चीज जो जरांगे पाटिल के बारे में है कि उनका, एक तो ऐसे लोग हैं जो मराठा हैं, जो प्योर मराठा हैं, मतलब मराठा समाज से आते हैं, उनकी लॉयल्टी जरांगे पाटिल के प्रति है। अगर उनसे पूछा जाए शरद पवार, जरांगे पाटिल, एकनाथ शिंदे, पहले नंबर पे वो जरांगे पाटिल और बड़ी कमिटेड वोट बैंक है। लेकिन ये मराठाओं में है, बाकी कम्युनिटी में 70% कम्युनिटी में नहीं है। तो जरांगे पाटिल ने ये कहा कि मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहा हूं कि केवल 30% मराठों के आधार पर मैं चुनाव नहीं जीत सकता। अब वो समझ गए थे कि मराठा वोट में डिवीजन करेंगे तो महाविकास अघाड़ी का नुकसान होगा। बदला तो उन्हें लेना है देवेंद्र फडणवीस से। ये भी पहले उन्होंने कह दिया था कि मैं जो रिजर्व सीट है वहां अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करूंगा। इसका मतलब वो वहीं कैंडिडेट खड़ा करके, अब मराठा कैंडिडेट वहीं खड़ा करते जब महायुति का मराठा कैंडिडेट होता, और जहां महाविकास अघाड़ी का मराठा कैंडिडेट होता वो मराठा कैंडिडेट ना खड़ा करते, जिसे महायुति का वोट चुनाव ढीला पड़ता और महाविकास अघाड़ी, क्योंकि ही इज सपोज टू बी क्लोज टू शरद पवार। लेकिन जो शरद पवार ने एक और ब्रह्मास्त्र चलना था उन्होंने चल दिया। जरांगे पाटिल ने अपने को चुनाव से हटा लिया और अब मराठा वोट का कंसोलिडेशन एक तरफ हो गया।
अच्छा, आप जानते हैं 30% मराठा वोट, 15% मुसलमान वोट और दलित वोट वहां पे कांग्रेस की वजह से, और बौद्ध वोट जो वहां पे महार कम्युनिटी का वोट है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वोट है, वो बेसिकली ज्यादातर 80-70% वोट जो है कांग्रेस को जा रहा है। पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में भी विदर्भ में कांग्रेस की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, स्ट्राइक रेट रही थी। और इसके अलावा बिकॉज नाना पटोले इज ए कुनबी, बिलोंग्स टू ए ओबीसी कम्युनिटी, और ओबीसी भी बहुत स्ट्रांग है, तो केवल सवर्ण वोट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र नहीं जीत सकती। तो एक पहला तो रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर होना, और दूसरा जरांगे पाटिल का चुनाव से अपने को हटा लेना, एक प्रकार से महाविकास अघाड़ी को इतना बड़ा बूस्ट मिल गया है, जिससे वहां की चोरी जो पूरी चुनावी फिजा है वो बदल गई है। और मुझे ऐसा लगता है अब जो है जरांगे पाटिल के इस निर्णय के बाद आज की तारीख में कंसोलिडेशन जो है, क्योंकि जिस प्रकार वक्फ बोर्ड के मामले में भी जमायते इस्लामी ने भी मीटिंग की, चंद्रबाबू नायडू के लोगों की भी रिएक्शन आ रही है, नीतीश कुमार की भी रिएक्शन आ रही है कि जिस प्रकार से एग्रेसिव होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी वक्फ के मामले में, उसके मामले में मुस्लिम नेताओं ने तो कह ही दिया है कि अगर वक्फ बिल पास हुआ जिससे कि मुसलमान द्वारा वक्फ को दी हुई जमीन जो गरीबों के लिए बनाई जानी थी उसको अगर निरस्त करते हैं उस कानून को, तो हम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी नहीं बख्शेंगे। तो नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को भी ये एक प्रकार से मैसेज दे दिया है कि अगर आपने समर्थन वापस नहीं लिया मोदी जी से, और अगर वक्फ बिल को पास कराया, तो महाराज आपकी समर्थन हम 20-20% है बिहार के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर, आपकी सरकार भी चल नहीं पाएगी। और मानी बात है कि चंद्रबाबू नायडू भी राजनीतिज्ञ है, नीतीश कुमार भी राजनीतिज्ञ है, मैसेज तो वो समझ गए। तो ये जो बटेंगे कटेंगे और ये वक्फ बिल और सारे दुनिया भर के काम किए, तो इन्होंने दलितों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को तो यूनाइट कर दिया, और इधर जो जरांगे पाटिल ने बचा खुचा काम कर दिया, और रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर ने जो और थोड़ा बचा खुचा था काम वो भी खत्म कर दिया। तो इस प्रकार से मुझे लगता है महाविकास अघाड़ी ने इलेक्शन के 20 दिन पहले शरद पवार का वो हमने राजनीतिक चातुर्य देखा है, जिसकी हमें इंतजार थी, हम जानते थे वो करेंगे, कर उन्होंने खेल दिया। अजीत पवार की राजनीति खत्म हो गई, एकनाथ शिंदे की तरफ से कैंप में आ रहा है इलेक्शन खत्म होने के बाद किसी भी समय वो उद्धव ठाकरे के साथ वापस जा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को अकेले छोड़ सकते हैं। अजीत पवार के पास भी जो 10-12 लोग आएंगे वो चाचा शरद पवार के पास चले जाएंगे, और महायुति की सरकार नहीं आएगी, और मोदी जी की सरकार भी जस्ट बिकॉज ये बांटेंगे और कटेंगे और जोड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या नारे हैं उनके, उसके वजह से न केवल महाराष्ट्र की सरकार महायुति के हाथ से निकलने की संभावना है, बल्कि भारत सरकार जो मोदी जी बैठे हुए हैं उनके लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।